नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, यानी अधिगमकर्ता के रूप में विकास। दोस्तों, हमारी इस सब्जेक्ट में यूनिट 2 चल रही है, जिसमें आज हम अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत जानेंगे। हम जानेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और इन्हें प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए पहले जानते हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में। देखिए, बालक के विकास की प्रक्रिया मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है वह तभी से विकसित होने लगता है और धीरे धीरे सीखना प्रारंभ करता है। और यह विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वह प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं कर लेता। मुनरो के अनुसार, यानी मुनरो जी कहते हैं कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, यानी विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यानी जब वो माँ के भ्रूण में होता है, गर्भ में होता है, उस समय से लेकर जब वो बुजुर्ग हो जाता है अपनी मृत्यु पर्यंत तक, यानी प्रौढ़ावस्था तक उसका विकास चलता रहता है। बालक का विकास निरंतर चलता रहता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं, यानी नई नई योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिन्हें विकास के सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। अब हम कुछ सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, जिनमें पहला है हमारा विशिष्ट क्रम का सिद्धांत। देखिए, बालक का विकास एक विशिष्ट क्रम में चलता है। गति विकास में सर्वप्रथम बालक बैठना सीखता है, फिर वह खड़ा होना सीखता है और उसके बाद चलना सीखता है। देखिए, आपने देखा होगा, आपके छोटे भाई बहन होंगे या आपके माता पिता आपको बताते होंगे या आपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे कि पहले बच्चा क्या है, गोदी में रहता है, माँ का दूध स्तनपान करता है वो। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बैठना सीख जाता है और धीरे खड़ा होने पर सहारा लेकर खड़ा होना शुरू करेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो चलना भी शुरू करता है। इस तरीके से हम कहें तो बालक अपने शारीरिक विकास में सर्वप्रथम अपने सिर पर, यानी जो उसका हेड है, उस पर कंट्रोल लेता है, नियंत्रण प्राप्त करता है और फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे के क्रम में अन्य अवयवों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। यानी पहले उसके सर पर नियंत्रण प्राप्त होगा, फिर उसके हाथ पैर उठाता है, बच्चा मारता है, कभी कभी छोटा खेल करते हुए धीरे धीरे वो चलना शुरू करेगा। लास्ट में उसके पैरों में मतलब इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो पकड़ पकड़ कर चलना शुरू करता है। उसके बाद बिना सहारे के वो चलना शुरू करता है, जो कि बहुत ही मनमोहक होता है। तो उसके बाद बालक के सामने वाले दांत आते हैं, फिर बाद में वो आ जाते हैं। इसी प्रकार बालक की भाषा, सामाजिक और संवेगात्मक क्रम आदि के विकास में भी एक विशिष्ट क्रम लगातार चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद है निरंतर विकास का सिद्धांत। ये आपका सेकंड है सिद्धांत, जो है निरंतर विकास का सिद्धांत। देखिए, विकास एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति सदैव एक समान नहीं होती। विकास की गति कभी तो तीव्र होती है, यानी तेज, परंतु कभी मंदी भी होती है। अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व ये कभी भी रुकता नहीं है, यानी विकास लगातार चलता रहेगा। अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेगा। बालक में शारीरिक और मानसिक गुण कभी भी तुरंत विकसित नहीं होते। पहले उसमें भाषा का विकास एक ही दिन में नहीं हो पाता है। देखिए, पहले बच्चा अपने अनुकरण से सीखता है, यानी वो आसपास जैसा देखता है ना अपने से बड़ों को, उनकी तरह सीखने का प्रयास करता है। जैसे उनके माता पिता की बोली होती है, जो उसके साथ रहते हैं दादा बाबा की, उन सब की बोली होती है, उसी प्रकार की उसकी भाषा का विकास होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बालक के सीखने की नींव है वो उसके जन्म से पड़ती है और यह निरंतर चलता रहता है। यानी निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है कि बच्चा एकदम विकसित नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें नए नए परिवर्तन आएंगे और उसका धीरे धीरे विकास होता जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, मानव जाति के प्रत्येक बालकों के विकास का प्रतिमान संसार में एक ही प्रकार से होता है। उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। बालक चाहे भारत में पैदा हो, अमेरिका में हो या फिर यूरोप में हो, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, है ना, आदि विकास का प्रतिमान एक ही समान होता है। वो समान प्रतिमान का सिद्धांत फॉलो करता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे के पहले दांत आ जाएं वो बाद में चलना फिरना शुरू करे,
है ना। मतलब जैसे चलता आता है ऐसे ही होगा। अगर यूरोप में जैसा बच्चे का विकास होता है ऐसा ही भारत में होगा, ऐसे ही अमेरिका में होगा, हर जगह पूरे विश्व में मानव जाति में एक ही समान बच्चे का विकास होगा। यही हमें हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। देखिए आपने देखा होगा किसी बालक के माता पिता की हाइट कम होती है या अधिक होती है, तो जैसे माता पिता यानी उसके वंश में जैसी वृद्धि चलती आई थी उसकी भी वृद्धि उसी अनुसार होगी, और ये फैक्ट है, प्रूफ हो चुका है। यानी डीएनए, आपने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए और आरएनए आपने अच्छे से पढ़े होंगे, इन्हीं के अनुसार बालक का विकास होता है। ऐसे ही स्किनर कहते हैं कि यह स्पष्ट हो चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं हो सकता। यानी वंशानुक्रम यानी जो आपके डीएनए में चलता आ रहा है वैसे ही बालक का विकास होगा। इस प्रकार जीवन के आरंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण अथवा गंभीर रोग, अब यहाँ वातावरण के बारे में आपको पता चलेगा कि अगर जीवन के आरंभिक यानी जब बच्चा छोटा है उसका दूषित वातावरण है, कुपोषण का शिकार है वो, या फिर उसे कोई गंभीर रोग है जिनसे बालक पीड़ित है, तो यह सभी भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यही है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत। फिफ्थ पॉइंट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही आयु के दो बालकों व बालिकाओं के विकास में विभिन्नताएं दिखाई जाती हैं। उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अलग अलग होते हैं। देखिए एक ही आयु के दो बालक हैं, बालक हों या बालिका हों, देखो आपको पता है कि बालिकाएं पहले विकसित होती हैं, मतलब उनका शारीरिक जो वृद्धि है वो पहले हो जाती है, उनकी हाइट, वेट, ये सब कुछ पहले बढ़ जाता है। पर एक एज लिमिट के बाद ये सब रुक जाता है 15-16 साल के आसपास। पर उसके बाद बालकों का विकास निरंतर 17 से 18 साल तक, 20 साल तक भी चलता रहता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता में आता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत एक दूसरे से भिन्न है व्यक्तिगत रूप से। फिर है अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अब बालक की वृद्धि और विकास को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं जो कि निम्न है। पहला है ग्रंथियों का स्त्राव। देखिए बालक और बालिकाओं के विकास पर ग्रंथियों के स्त्राव का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे गले में थायराइड ग्रंथि के पास पैराथायराइड ग्रंथि होती है जो रक्त में कैल्शियम का परिभ्रमण करती है यानी पूर्ति करती है। इसके दोष से मांसपेशियों में अत्यधिक संवेदनशीलता आ जाती है, वो लचीली हो जाती हैं। तथा शारीरिक व मानसिक विकास के लिए थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है ये भी बहुत आवश्यक है। अब अगर इसकी कमी हो तो बालक मूढ़ हो जाएगा, घेंगा रोग भी हो जाता है थायराइड ग्रंथि में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रंथों का स्त्राव बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। जैसे उसकी ग्रंथियां वर्क करेंगी वैसे ही उसका विकास होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पोषण। देखिए बालक बालिकाओं के विकास पर पोषण तथा संतुलित आहार का बहुत प्रभाव पड़ता है, खान पान का। यानी कि पोषण में संतुलित आहार से हमारा मतलब है कि ऐसा भोजन जिसमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट व वसा आदि प्राप्त होते हैं, और यह हमारे शरीर तथा मस्तिष्क दोनों का विकास के लिए जरूरी है। और इन सभी से बालक का विकास सही अवस्था में होता है। विकास की अवस्थाएं होती हैं उन्हीं के अनुसार बालक का विकास होता रहता है अगर उसे भली भांति पोषण मिलता रहे भोजन के माध्यम से। फिर थर्ड पॉइंट है लिंग भेद। लिंग भेद भी विकास को बहुत अधिक, है ना, वृद्धि और विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। देखिए लिंग भेद बालक बालिकाओं के विकास को बहुत प्रभावित करता है। जन्म के समय तो बालक बालिकाओं से कुछ बड़े होते हैं। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बालिकाओं का विकास तेजी से होता है ना। और आज भी हम देखते हैं कि बालिकाओं में और बालकों में उनके लिंग के आधार पर यानी उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनमें परिवर्तन देखा जाता है, मतलब उनसे भेदभाव किया जाता है। आपने बहुत सी फैमिलीज में देखा होगा कि गर्ल्स को कम सपोर्ट करते हैं, बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर गर्ल्स का कोचिंग क्लासेस या फिर स्कूल ज़्यादा दूर है, गांव से बाहर है, तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। बॉयज़ के साथ ऐसा नहीं होता है, बॉयज़ को सपोर्ट किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वजह से बालक का, उस बालिका का विकास रुक जाता है।
सिर्फ उसके जेंडर की वजह से। ठीक है, तो लिंग भेद आज भी समाज में देखने को मिलता है और ये बालक के परिपक्वता में यानी उसकी मैच्योरिटी में बहुत बड़ी बाधा डालता है। फिर आता है शारीरिक रोग व चोट। ये आप नाम से ही समझ गए होंगे कि शारीरिक रोग और चोटें बालक बालिकाओं के विकास को प्रभावित करती हैं। यदि बालक को कोई गंभीर रोग है तो उससे बालक का विकास प्रभावित होता है। यदि गर्भकाल में माता धूम्रपान करती है तो उसके प्रभाव से गर्भ में पल रहे बालक पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि बालक को सिर या अन्य किसी अंग पर चोट लग जाती है तो इससे भी बालक का शारीरिक विकास प्रभावित हो जाता है। जैसे वो कुपोषण का शिकार है या कोई उसे मानसिक रोग है, ठीक है, तो इससे बालक का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, ये उस पर प्रभाव डालता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका बुद्धि। देखिए, बालक बालिकाओं के विकास में बुद्धि का अत्यधिक महत्व है। तीव्र बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है, यानी जैसी बुद्धि होगी उसका विकास भी वैसा ही होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तीव्र गति से और सामान्य बुद्धि वाले बालक जो होते हैं उनका विकास सामान्य गति से, और मंद बुद्धि वाले बालक बालिकाओं का विकास धीमी गति से होता है। एक फैक्ट है कि यदि तीव्र बुद्धि वाला बालक है तो वह 11 महीने में, सामान्य बुद्धि वाला 16 महीने में और मंद बुद्धि वाला बालक लगभग 34 महीने में बोलना सीख पाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि बुद्धि काफ़ी आवश्यक है बालक के विकास के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।